नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री। संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, इसलिए आज हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे कोई भी व्यक्ति बन सकता है और उनके पावर क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रधानमंत्री। सरकार के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें दो स्वरूप होता है। एक तो आपको पता होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट का होता है इसका केंद्र बिंदु होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में अच्छी बात यह है कि इसमें डिफेक्टो और डिजियो ये दोनों ही एक ही व्यक्ति होता है, यानी नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें थोड़ा सा मामला अलग है। आप यूके को देख लीजिए या इंडिया को देख लीजिए, दोनों में से किसी भी राष्ट्र को देख लीजिए, इसमें क्या मामला है। इसमें जो डिजियोर है यानी कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख है वो भारत में राष्ट्रपति है और यूके में क्राउन है, जबकि डिफेक्टो जो है यानी कि जो वास्तविक प्रधान होता है वो पीएम होता है, यूके में भी और भारत में भी। इसलिए जो प्रधानमंत्री है उसको संसदीय प्रणाली में जो गाड़ी है उसका इंजन कहा जाता है, जिसके कारण पूरी गाड़ी चलती है। तो प्रधानमंत्री केंद्रीय बिंदु है संसदीय व्यवस्था का। आज हम इन्हीं के बारे में समझेंगे कि कैसे। तो एक प्रश्न आपका यहां से आएगा कि वास्तविक प्रमुख अगर पूछे क्वेश्चन कि भारत का वास्तविक प्रमुख कौन है तो वो प्रधानमंत्री और नाम मात्र के प्रेसिडेंट। अब जो संसदीय व्यवस्था है हमने ब्रिटेन से ली है वो तो आपको पता होगा ही। अब चलते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की ओर कि नियुक्ति कैसे होती है। आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री तो निर्वाचित होते हैं, उनका इलेक्शन होता है, तो फिर नियुक्ति का क्या मतलब है। दो शब्दों को याद रखिए, नियुक्ति और निर्वाचन दोनों अंतर है। नियुक्ति का मतलब ये होता है कि किसी के सिफारिश पर कोई नियुक्त कर दिया जाए, कोई पोस्ट किसी को दे दिया जाए। और निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। बहुत सारे हैं कैंडिडेट, उसमें से किसी एक को अगर चयन किया जाता है तो वो चुनाव होगा। और नियुक्ति का मतलब होता है सिफारिश पर किसी पद के लिए उसे योग्य बना देना। तो प्रधानमंत्री की जो है वो नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति। तो क्या मतलब कि इसका राष्ट्रपति जिसको चाहे चुन सकता है प्रधानमंत्री? ऐसा नहीं है। इस राष्ट्रपति पर बाउंडेशन ये होता है कि लोकसभा, क्योंकि याद रखिए कि इलेक्शन लोकसभा का ही होता है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है उस दल के प्रमुख को या जिसको उस दल का नेता माना जाता है उसे पीएम के तौर पर नियुक्त करे। यानी कि जो बहुमत वाले दल का नेता होगा उसे राष्ट्रपति पीएम के तौर पर नियुक्त करते हैं। अब सवाल है कि मान लीजिए किसी दल को बहुमत लोकसभा में प्राप्त नहीं हो, तो यहां राष्ट्रपति जो है अपने विवेकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुमत नहीं है, खंडित जनादेश आया है, तो खंडित जनादेश के मामले में या त्रिशंकु विधानसभा के मामले में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि जिस दल के पास ज्यादा सीट है उसको पीएम बना। ऐसा हुआ भी है, अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम बना दिया गया था। 13 दिन ही उनकी सरकार चल पाई थी, और उसको पीएम बनाने के पश्चात एक टाइम दे कि आप लोकसभा में अपना बहुमत जो है सिद्ध कीजिए। ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जब नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो यहीं से प्रधानमंत्री के कार्यकाल का प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद। याद रखिए कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल दिया ही नहीं गया है, कार्यकाल दिया गया है लोकसभा का।
क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। इसलिए सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री का भी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष में होगा। लेकिन संवैधानिक शब्दावली पर अगर ध्यान दीजिए तो संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे तब पीएम को हटा सकता है अपने पद से। प्रसाद पर्यंत का तो यही मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो अपने पद पर बना रहे प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं है, जब तक लोकसभा में बहुमत है, किसी भी पीएम को विश्वास लोकसभा का प्राप्त है, समर्थन प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा नहीं सकता है। इसलिए अगर और भी डीप में जाकर के यह पूछा जाए आपसे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो जब तक लोकसभा का समर्थन प्राप्त होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल उतना ही होता है, या जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, उतना ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। अब आते हैं पदावधि पर। सामान्य तौर पर मैंने पहले ही कहा कि प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लोकसभा का चूंकि कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है, इसीलिए पीएम का पद भी 5 वर्ष तक माना जाएगा। 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल माना जाता है, बशर्ते कि लोकसभा का समर्थन उनको प्राप्त हो। तो एक बार कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक रह सकता है। अब चलते हैं वेतन भत्ते जो है उसकी ओर। याद रखिए कि प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है वो एज अ पीएम नहीं मिलता है, बल्कि जो लोकसभा या राज्यसभा जिसका वो मेंबर होता है, उस सदन के सभी सदस्यों को जितना तनख्वाह मिलता है उतना ही पीएम को मिलता है। यानी एज अ पार्लियामेंट्री मेंबर उसको लोकसभा या राज्यसभा का जितना भी सैलरी होगा संसद का उतना ही पीएम को मिलता है। लेकिन भत्ता जो है पीएम का वो ज्यादा होता है। भत्ता ज्यादा क्यों होता है? इसलिए कि पीएम के खर्चे ज्यादा होते हैं, पीएम कार्यालय को ज्यादा कार्य करना पड़ता है, पीएम कई विदेश दौरों पर जाते हैं, इन सभी का जो है खर्चा वो भत्ता में जोड़ा जाता है। और इसलिए पीएम के कार्य ज्यादा चूंकि करना पड़ता है, इसलिए उनका भत्ता अन्य सदस्यों के मामले में, अन्य संसद सदस्यों के मामले में ज्यादा होता है। अब इसके बाद योग्यता क्या है प्रधानमंत्री बनने की? कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? याद रखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहला योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, जैसे कि हम हैं। दूसरा, उसकी उम्र 25 वर्ष पूरी कर ली गई हो, यानी 25 वर्ष वो उम्र पूरा कर चुका हो। अच्छा, याद रखिए 25 वर्ष क्यों कहा जाता है? कि भारत का जो पीएम होता है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी मेंबर बन सकता है, किसी भी सदन से हो सकता है। लोकसभा में चुने जाने की आयु 25 है और राज्यसभा में चुने जाने की आयु 30 है। इसीलिए चूंकि लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है तो मिनिमम एज लोकसभा में चुने जाने के 25 साल है, इसलिए ये 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हूं, हम भी पूरे कर चुके हैं। तीसरा, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं हो, यानी लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ का पद जो है उस पर नहीं हो। हम भी नहीं है। लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी जिसको कहते हैं, सीधे सीधे शब्दों में सरकारी नौकरी। विशेष रूप से हम इसको बताएंगे जब जनप्रतिनिधित्व कानून हम आपको बताएंगे उस समय में। तो लाभ के पद पर नहीं हो। दूसरा, पागल या घोषित दिवालिया नहीं हो। हम भी इसमें कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो हम में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता है, तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? और ऐसी योग्यता तो भारत के 70% नागरिकों के पास है। तो सभी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो प्रधानमंत्री जनता से ज्यादा प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। इस पर एक अंकुश है, और वो अंकुश ये है कि उस व्यक्ति को लोकसभा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर आप में से कोई व्यक्ति जो देख रहा है किसी भी कैसे भी जुगाड़ करके लोकसभा का समर्थन प्राप्त कर ले तो आप पीएम बन सकते हैं। तो
तो ये लोग प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, बीपीएससी में इससे प्रश्न पूछा था क्या योग्यता है, मतलब उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या घोषित दिवालिया नहीं हो, और लोकसभा का सदस्य बनने मतलब लोकसभा का समर्थन उसको प्राप्त हो, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जा सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हम केवल एक शर्त को छोड़ करके बाकी सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए कभी भी हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र जो है संसदीय परंपरा का, उसमें प्रधानमंत्री केंद्र बिंदु होता है, और इसलिए प्रधानमंत्री की जो है वो शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक चीज यह समझ लेना चाहिए, इससे पहले 2 अनुच्छेद भारतीय संविधान का समझ लेना चाहिए। एक है आर्टिकल 74 और दूसरा है आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी। अच्छा, संविधान की शब्दावली पर ध्यान दीजिए तो ऐसा कहा जा रहा है कि होगी, यानी हमेशा होगी, संविधान ऐसा मानकर चल रहा है। और 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा भी कि मंत्री परिषद हमेशा अस्तित्व में होती है। जब सरकार गिर भी जाती है तब भी मंत्री परिषद अस्तित्व में होती है, और कार्यवाहक सरकार का कॉन्सेप्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे थे, जब करगिल युद्ध चल रहा था तो उस समय अटल जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही थे। तो आर्टिकल 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और आर्टिकल 75 कहता है कि इस मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में जो है वो पीएम होंगे। इसलिए अब राष्ट्रपति पर अंकुश है ये कि आर्टिकल 74 के तहत उसको कार्य करना है। अंकुश उसके पर यह है कि जो मंत्री परिषद सलाह दे रही है वो उससे बंधा हुआ है, और इस मंत्री परिषद के प्रधान है प्रधानमंत्री, मुख्य है प्रधानमंत्री। इसीलिए जो राष्ट्रपति को जो भी शक्ति मिली है संविधान में, वो सारी की सारी शक्ति का जो कंज्यूमर है वो पीएम है, कंज्यूम करता है पीएम। राष्ट्रपति केवल एक बुलेट है, इसको ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति जो है वो केवल एक बुलेट है। जब आप फायर करेंगे तो बुलेट किसी व्यक्ति को जाकर लगता है तो वो व्यक्ति मर जाता है। इसका मतलब बुलेट जब चाहे चल जाए ऐसा नहीं है, उसका जो सारा कमान है वो पिस्टल के पास होता है, और पिस्टल चलाने वाला जो है हथियारा वो होता है। सेम यहां भी कॉन्सेप्ट है, मैं हथियारा नहीं कह रहा हूं, मतलब एक जो मारने वाला होता है, वो जिसके हाथ में गन होती है वो होता है। यही है, क्योंकि संविधान अंकुश लगाता है प्रधानमंत्री के पावर पर आर्टिकल 74 का, और आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान होंगे पीएम। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति केवल एक बुलेट है जिसको फायर किया जाता है पीएम के द्वारा। प्रधानमंत्री संविधान की शब्दावली जो है वो बड़ी स्पष्ट समझ लीजिए। संविधान में सारी शक्ति जो दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है, उसको यूज जो करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। फिर भी हम जो है प्रधानमंत्री की शक्ति को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में है। पहली शक्ति राष्ट्रपति के संदर्भ में है, या राष्ट्रपति से पहले भी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, क्योंकि मंत्रिपरिषद का ही प्रधानमंत्री होता है प्रधान, इसलिए मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो है उनकी शक्ति समझिए। तो मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति वही करवाते हैं, उनके बिहाफ में राष्ट्रपति जी करते हैं। पोर्टफोलियो का जो बंटवारा है, यानी विभाग जो बांटा जाता है मंत्रियों में, वो प्रधानमंत्री ही बांटते हैं। सभी मंत्री परिषद की बैठकें जो होती है मंत्री परिषद की, उसकी अध्यक्षता करते हैं। किसी भी मंत्री से जिन पर उनका भरोसा नहीं हो उससे वो अपना उससे इस्तीफा मांग सकते हैं, और यदि इस्तीफा नहीं देता है तो राष्ट्रपति जी उस मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं।
तो मंत्री परिषद के संदर्भ में उनकी यह ध्यान रखना चाहिए कि मंत्री परिषद का जो अस्तित्व होता है वो प्रधानमंत्री पर ही टिका हुआ होता है। यानी जैसे शरीर से प्राण निकल जाने के बाद शरीर कुछ नहीं रहता, ठीक वैसे ही मंत्री परिषद का जो अस्तित्व है वो पीएम होता है। अब जब आपसे कोई प्रश्न पूछ दे, ऐसा होता है कि यदि पीएम रिजाइन कर दे या पीएम की मृत्यु हो जाए तो क्या मंत्री परिषद भंग होगी? बिल्कुल भंग हो जाएगी। किसी भी स्थिति में मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी, मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, सरकार फिर से मंत्री परिषद का गठन होगा, नए पीएम बनेंगे, नए मंत्री बनेंगे, भले ही पुराने चेहरे ही हो लेकिन फिर से उनको शपथ लेना होगा। तो मंत्री परिषद के जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वो पीएम ही होता है। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में पीएम की ये शक्तियां होती है। अब दूसरी शक्ति संसद के संदर्भ में देखिए। संसद के संदर्भ में देखिए, संसद में संसदीय परंपरा में यह नियम है कि सरकार की शक्ति पर संसदीय अंकुश होता है और संसद में सरकार की ओर से पीएम ही मुख्य वक्ता होते हैं। पीएम ही मुख्य वक्ता होते हैं। देश की नीति को संसद के समक्ष पीएम रखते हैं या रखवाते हैं। और जो सारी नीतियां हैं सरकार की वो संसद में पीएम ही रखवाते हैं। इसलिए संसद संबंधी शक्ति जो है उनकी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो तीसरी शक्ति है उसको राष्ट्रपति के संदर्भ में देखना चाहिए। संसद के संदर्भ में एक बात और याद रखिए कि पीएम चाहे लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर, जो लोकसभा है उसको विघटन या भंग करने की सलाह पीएम को प्रेसिडेंट ही देता है, प्रेसिडेंट को पीएम ही देता है। कब सत्र प्रारंभ होगा, कब सत्रावासन होगा, इन सभी बातों के लिए प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति दिए गए समय पर संसद के सत्र को बुलाते हैं। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में देखिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में पीएम की क्या शक्ति है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के जो बीच की कड़ी है, मंत्री परिषद के सभी निर्णयों से जो राष्ट्रपति को वाकिफ करवाता है वो पीएम ही करवाता है। यानी राष्ट्रपति और मंत्री परिषद को बीच जोड़ने वाली जो कड़ी है वो प्रधानमंत्री ही होता है। और इस नाते राष्ट्रपति जी इस बात की एक्सपेक्टेशन पीएम से करते हैं कि मंत्री परिषद की हर निर्णय से उनको अवगत करवाया जाए। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया लेकिन मंत्री परिषद के समक्ष जो है विचार के लिए नहीं लाया गया है, तो राष्ट्रपति जी पीएम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस निर्णय को मंत्री परिषद में लाइए और विचार विमर्श करिए। इसके साथ साथ देश की शासन प्रशासन से संबंधित जितने मामले होते हैं उस पर पीएम राष्ट्रपति को जो है जानकारी देते हैं। क्योंकि संविधान में जितनी भी शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित है और उनकी शक्तियों का उनके बिहाफ में पीएम यूज कर रहे हैं, तो उनको जानकारी देना जरूरी है। नाम मात्र के ही सही, लेकिन वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति है। अब जो अंतिम है वो अन्य में जोड़ लीजिए उसको। अन्य शक्ति जो है ये क्या होता है, तो देश के जितने भी बड़े पदाधिकारी होते हैं
जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे कैग हो गए या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए या इलेक्शन कमिश्नर हो गए या यूपीएससी के चेयरपर्सन हो गए या अन्य सदस्य हो गए, इन सभी की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कुछ ऐसे पद हैं जिसका प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद का, एकता परिषद, नीति आयोग, या पहले योजना आयोग था, जल संसाधन परिषद, राज्य परिषद, इन सभी की जो अध्यक्षता है वो पीएम ही करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री है उसका बहुत महत्व होता है। अब हम पीएम के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि महत्व क्या होता है प्रधानमंत्री का। इसके अतिरिक्त कुछ जो कार्य हैं वो फॉर्मली वो करते हैं, जैसे विदेश नीति का निर्धारण वही करते हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल बदलने के साथ ही विदेश नीति में बदलाव आता है। वर्तमान प्रधानमंत्री का झुकाव यूएसए की ओर है, इसलिए देखेंगे आप यूएसए और भारत की जो संबंध है बहुत ही अच्छे अभी चल रहे हैं। महत्व के बारे में जान लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे लेकिन केवल इतना बताएंगे कि जो संसदीय व्यवस्था में पीएम है इसके महत्व का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि सरकार के अस्तित्व की गारंटी होता है पीएम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति से अगर भारत के किसी पदाधिकारी की या किसी पद की तुलना करना है तो आप भारतीय प्रधानमंत्री के पद का कीजिए, भारतीय राष्ट्रपति के पद का तुलना नहीं कीजिए। और ये जो पीएम होता है अगर ये रिजाइन कर दे या इसकी मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, फिर से नई सरकार बनानी पड़ती है। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में इसकी व्याख्या की है। जैसे मुनरो ने कहा था कि वो नाव के कप्तान हैं, नाव के कप्तान हैं। तो प्रधानमंत्री का महत्व संसदीय व्यवस्था में सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो डिफेक्टो होता है ना।